हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम आज एक और आईपीओ रिव्यू लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा आईपीओ जो 13 फरवरी को स्टार्ट होकर 15 फरवरी को क्लोज होगा। जिसमें मैं अलॉटमेंट की बात करूँ तो 16 फरवरी को आपको अलॉटमेंट मिल रही है। अगर मैं लिस्टिंग की बात करूँ तो ये 20 फरवरी को लिस्टेड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विबोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। विबोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, कंपनी करती क्या है, आईपीओ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स क्या हैं, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब आते हैं विबोर स्टील का जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट में होता है, जो लिस्टिंग गेन के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे जीएमपी की बात करें ना, तो आपको पर शेयर 110 से 120 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। यानी कि जीएमपी की बात करें तो वो 73% है। अगर हम बात करें एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना हो सकता है हमें, क्योंकि 99 का स्लॉट्स है और हमें मिनिमम 110 रुपये और मैक्सिमम 120 रुपये बच रहे हैं। तो देखा जाए हमें लगभग 10,890 का मिनिमम बेनिफिट और मैक्सिमम बेनिफिट 11,880 रुपये का हो सकता है। दोस्तों, जो हमारा क्राइटेरिया है ना जीएमपी के लिए, वो 20% मिनिमम है। लेकिन अगर इस आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ के अंदर जो जीएमपी का मिल रहा है ना, वो 73% मिल रहा है, जो एक काइंड ऑफ अच्छा साइन है इन्वेस्टर्स के लिए और बाकी लोगों के लिए भी जो अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, वो लिस्टिंग गेन के लिए जरूरी होता है और मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहता है। तो यहाँ पे 13 फरवरी जो है फर्स्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, तो हमें थोड़ा नज़र बना के रखनी पड़ेगी। बिकॉज जो आईपीओ में अलॉटमेंट होती है ना, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे नहीं होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं विबोर स्टील ट्यूब्स करती क्या है। विबोर स्टील ट्यूब जो 2003 के अंदर बनी थी, ये मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट करती है और सप्लाई करती है स्टील के पाइप्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, उन इंडस्ट्री को जो हैवी इंजीनियरिंग मानी जाती है इंडिया के अंदर। यानी कि भेल वगैरह हो गया, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनको ये स्टील पाइप्स बेसिकली प्रोवाइड करती है। इसकी अगर बात करें ना इनका पोर्टफोलियो के अंदर, तो बेसिकली ये ERW पाइप्स बनाती हैं, जिनका यूज़ क्या होता है एयर वाटर ट्रांसपोर्ट में, ऑयल के अंदर, गैसेस के अंदर, या फिर नॉन टॉक्सिक सप्लाईज के अंदर इन पाइप्स का यूज़ होता है। सेकंड पोर्टफोलियो में बात करें तो हम ये हॉट गैल्वेनाइज पाइप बनाती हैं, जो एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यूज़ होती हैं। थर्ड, ये बेसिकली प्राइमर पेंटेड पाइप्स बनाती हैं। और अगर हम फोर्थ की बात करें ना, ये रेलवेज के लिए, हाईवेज के लिए या फिर रोड्स के लिए ना कैश बैरियर बनाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ पोर्टफोलियो है विबोर स्टील ट्यूब्स के। अब क्वेश्चन आता है कि इस आईपीओ में इस कंपनी का अप्लाई करने का बेनिफिट क्या है या मकसद क्या है। तो इनके बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। पहले तो है जो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, उनको फंड करना है। सेकंड, इनका पर्पस जो है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। ठीक है, तो ये दो मेन पर्पस है इस कंपनी के आईपीओ को लाने के लिए। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि ये कंपनी पैसा कमा भी रही है या नहीं कमा रही, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। अगर फाइनेंशियल में सबसे पहले बात करूँ हम टोटल रिवेन्यू के ऊपर ना, तो 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हुई थी ना, उसमें उनका रिवेन्यू 511 करोड़ रुपए था, जो एक साल बाद बढ़कर यानी कि 2022 के अंदर वो लगभग 818 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि लगभग 1.5 गुना रिवेन्यू इनका बढ़ गया है एक साल के अंदर। अगर 2023 की बात करें ना, तो लगभग वो रिवेन्यू है 1114.38 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि लगभग 300 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है एक साल के अंदर। और जो अभी इनका करंट रिवेन्यू चल रहा है ना, 30 सितंबर को जो क्लोजिंग हुई है, उसमें इनका रिवेन्यू 531 करोड़ है। तो यहाँ पे देखा जाए ना, कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है, जो कंपनी के लिए काइंड ऑफ अच्छा साइन है। अब बात करते हैं कंपनी के एसेट्स के ऊपर। तो जो कंपनी के एसेट्स की बात करें ना, तो कंपनी के पास 2021 की क्लोजिंग के बाद 172 करोड़ के एसेट्स थे, जो 2022 में बढ़कर 248 करोड़ के हो गए। यानी कि यहाँ पर भी एसेट के अंदर लगभग 70 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। और 2023 की क्लोजिंग की बात करें ना, तो लगभग लगभग 300 करोड़ यानी कि 293 करोड़ के इनके पास एसेट्स अवेलेबल थे। और जो अभी क्लोजिंग हो रही है ना, क्लोजिंग हुई है बेसिकली 30 सितंबर 2023 को, तो इनके पास, कंपनी के पास 376.48 करोड़ के एसेट्स थे। तो यहाँ पे एसेट के मामले में देखा जाए, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इनके एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कंपनी पैसा कमा रही है, प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो अगर कंपनी के हम प्रॉफिट्स की बात करें ना, तो कंपनी जब 2021
में फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया था ना स्टार्टिंग ईयर में, तो लगभग इनका प्रॉफिट जो था 69 लाख का प्रॉफिट था। ठीक है, जो उन्होंने एक साल बाद बढ़ाकर लगभग 11 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। देखिएगा 2021 से 2022 तक प्रॉफिट के अंदर कितना जंप आया है सडन। ठीक है, और 2023 की बात करें ना, तो इनका जो प्रॉफिट है ना 11 करोड़ से बढ़कर लगभग 21 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, और अभी जो इनका जो क्लोजिंग हुआ है ना सितंबर के अंदर, तो इनका जो प्रॉफिट चल रहा है ना वो 8.5 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो देखा जाए ना, कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें, अगर हम रेवेन्यू हो गया, असेट हो गया और प्रॉफिट हो गया ना, वो कंपनी के तीनों बढ़ रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ अच्छा साइन है इन्वेस्टर्स के लिए भी, और जो भी लोग आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी काइंड ऑफ अ पॉजिटिव सिचुएशन है। दोस्तों अब आते हैं कंपनी की RONW वैल्यू के ऊपर, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ के ऊपर। तो जो कंपनी की जो RONW वैल्यू है ना 22.60% है, जो काइंड ऑफ बहुत अच्छी है। RONW वैल्यू बेसिकली क्या होता है, जब आप कंपनी को पैसे देते हो ना, इन्वेस्टर पैसे देता है बेसिकली, तो कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, तो उसको RONW वैल्यू कहा जाता है। तो अगर किसी का भी कंपनी की RONW वैल्यू 15% से कम होना, तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाती। और अगर कंपनी की RONW वैल्यू 20% से ऊपर हो, तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे जो RONW है ना लगभग 22-22.5% है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन है। दोस्तों अगर हम बात करें ना यहाँ पे दूसरे एक्सपेक्ट की, वो है ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो कंपनी के शेयर्स हैं उन्होंने कितना परफॉर्मेंस किया है बेसिकली एक साल के अंदर। तो यहाँ पे ROE जो आपको मिल रहा है ना लगभग 25.5% का ROE मिल रहा है। और जब भी हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना, तो हम एवरेज ROE जो कंसीडर करते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, वो 15 से 20% का लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पर वैल्यू है ना वो 25.5% है, जो काइंड ऑफ बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसको देखकर आप आईपीओ में अप्लाई करने का सोच सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं विबोर स्टील ट्यूब्स के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है आईपीओ की डेट्स के बारे में। तो जो आईपीओ है ना 13 फरवरी को ओपन हो रहा है और 15 फरवरी को क्लोज हो रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं प्राइस बैंड क्या चल रहा है पर शेयर का। तो जो प्राइस बैंड अभी चल रहा है ना करंट आईपीओ के अंदर शेयर्स का, वो 141 से 151 रुपीज चल रहा है पर शेयर के अंदर। अगर मैं लोट साइज की बात करूँ ना, तो लोट साइज 99 का है, यानी कि देखा जाए आपको पर मतलब कि लोट के हिसाब से लगभग 13,959 रुपये से लेकर 14,929 रुपये तक अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम। तो अगर अब लास्ट आता है ऑफर डिटेल्स। ऑफर डिटेल्स यानी कि कंपनी कितना पैसा उठा रही है। तो कंपनी जो है इस आईपीओ से 72 करोड़ रुपए उठा रही है, जो देखा जाए ना लगभग काइंड ऑफ अ फ्रेश इशू है, यानी कि इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि जो उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है ना अपना कोई भी काइंड ऑफ अ शेयर नहीं बेच रहे, जो जो एक अच्छा साइन है इन्वेस्टर्स के लिए भी और आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए भी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना प्री इशू शेयर होल्डिंग, यानी कि आईपीओ से पहले जो जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वो 98.24% है। और जो ये आईपीओ में अपनी शेयरिंग ऑफर्स नहीं है, यानी कि अपनी जो शेयरिंग है वो नहीं बेच रहे, तो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग भी 98.24% रहेगी, जो कंपनी के लिए अच्छा साइन है। बिकॉज इन्वेस्टर्स के पास, यानी कि देखा जाए जो उनके ओनर्स है ना उनके पास मैक्सिमम शेयर की परसेंटेज रहेगी, यानी कि जो 51% होता है उससे मेजोरिटी ऑफ शेयर से ज़्यादा परसेंटेज रहेगी। दोस्तों अब आता है एप्लीकेशन डिटेल्स, यानी कि आप किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप दोस्तों दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप एज अ रेगुलर अप्लाई कर सकते हैं और एक आप HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो रेगुलर कैटेगरी में जो देखा जाए तो आप 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं, और HNI कैटेगरी के अंदर आप लगभग देखा जाए तो 5 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों कि जो ये आईपीओ है ना कितने परसेंट सब्सक्राइब चल रहा है, स्टेटस क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो ना आप डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी होती है ना उसके अंदर आपको मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का स्टेटस दिखाया हुआ है। तो अगर मैं इसका काइंड ऑफ एवरेज और आउट देखूँ ना, तो लगभग लगभग 12.32% का सब्सक्राइब चल रहा है, यानी कि जो काइंड ऑफ बहुत अच्छा साइन है इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए देखा जाए। दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स लेकर आ रहा हूँ जिससे आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो पहला फैक्टर है RONW वैल्यू, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो हमारा देखा जाए ना जो RONW वैल्यू होती है, जो हम एवरेज कंसिडर करते हैं ना किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले, वो 15 से 20% तक होती है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर देखा जाए ना RONW वैल्यू की वैल्यू लगभग 22.5% है, जो काइंड ऑफ बहुत अच्छा साइन है। सेकंड पॉइंट जो हमने कंसिडरेशन के अंदर लिया है वो है बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी के शेयर्स ने बेसिकली कितना रिटर्न दिया है, यानी कि कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है बेसिकली। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी की वैल्यू जो है ना
वो लगभग 15 से 20% अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो यहाँ पे ROE की वैल्यू है ना वो लगभग 25.5% है, जो भी काइंड ऑफ बहुत अच्छा साइन है IPO में लगाने के लिए पैसा। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो यहाँ पे जो GMP की देखा जाए ना तो यहाँ पे लगभग 73% पर शेयर चल रहा है, यानी कि लगभग पर शेयर के ऊपर आपको 110 से 120 रुपये बेनिफिट हो रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा साइन है इन्वेस्टर्स के लिए भी और जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए भी। दोस्तों अब मैं कुछ लेकर आया हूँ कंपनी की स्ट्रेंथ है, कंपनी की क्या ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो कंपनी को इस IPO को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो पहला जो है ना, जो विभोर स्टील है ना, उनकी पार्टनरशिप है काइंड ऑफ जिंदल पाइप के साथ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है ना, जो जिंदल पाइप्स की जो वो काइंड ऑफ प्रोडक्शन होती है ना पाइप्स की, जिंदल जिंदल पाइप्स के अंदर, तो वो बेसिकली विभोर स्टील ही करता है, ठीक है। इसके अलावा विभोर जो स्टील है उसकी जिंदल पाइप्स के साथ असिस्टेंट है। तो उससे होता क्या है ना, कंपनी ने क्या किया है, डाइवर्स नेटवर्क चैनल बना लिए हैं, कस्टमर बेस बना लिया है, मार्केट स्ट्रेटजी बना ली है अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए। दोस्तों थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कंपनी की वर्कफोर्स है ना, बेसिकली 636 एम्प्लॉयज़ की वर्कफोर्स है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ कम वर्कफोर्स नहीं है किसी कंपनी के लिए देखा जाए तो। फोर्थ जो पॉइंट है ना, इनके पास एक्सपीरियंस प्रमोटर है और एक अच्छी मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, इन कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए। तो ये देखा जाए ना, इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव साइंस थे। दोस्तों अब आता है कंपनी के कुछ रिस्क पॉइंट, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट आता है वो है कंपनी का जो कैश फ्लो है ना फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, वो नेगेटिव है। तो जो कैश फ्लो नेगेटिव है ना, तो वो ग्रोथ को और ऑपरेशंस को, डेली बेस के ऑपरेशंस होंगे उनको हार्म करता है। सेकंड जो पॉइंट आता है, जो स्टील के प्राइसेस है ना, वो मार्केट डिमांड, वॉलेटिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करते रहते हैं। तो अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशन होता है ना, तो विभोर स्टील को बिजनेस परफॉर्मेंस इनकी कम हो सकती है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कंपनी के पास इनफ कैश नहीं है कि वो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल कर सके। शायद यही एक रीज़न है काइंड ऑफ देखा जाए कंपनी IPO लेकर आ रही है। चौथा जो आखिरी पॉइंट है, जो इसकी नेगेटिव या पॉइंट है या रिस्क बोल सकते हैं, वो है कंपनी की जो बोरिंग है ना, उधारी है ना, बेसिकली देखा जाए 3 साल में बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट थे या रिस्क पॉइंट बोल सकते हैं विभोर स्टील्स के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरव्यू देखूँ ना दोनों को कंसिडर करके, तो यहाँ पे देखा जाए पॉजिटिव थोड़े ज़्यादा है, नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव के कंपैरिजन में थोड़े कम है। तो इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं 3 फैक्टर के ऊपर कंसिडरेशन देता हूँ बेसिकली। पहला है, आपको देखना पड़ेगा कि IPO कितना सब्सक्राइब हो रहा है, ठीक है, तो आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी IPO के सब्सक्रिप्शन के स्टेटस के ऊपर। सेकंड आपको देखना पड़ेगा GMP कितना चल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है इस IPO के अंदर। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ना, आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी पड़ेगी, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप फ्यूचर में आगे भी और IPO रिव्यूज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड देखते रहिए चैनल फाइनेंस विद चाहत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।